हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट टू पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन। जिसके अंदर अपन 25 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स लगा के इन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्यूशन निकाल सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, केवल अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि साइन अपने को नहीं लेना है। फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 में बच्चे अपन जानते हैं कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, उससे टेपो। अपन जानते हैं सेकंड से थर्ड पीरियड पे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, थर्ड से सेकंड पे जाने पे कम होती है और यहाँ पे और भी कम हो जाती है। एकमात्र ऑक्सीजन ही है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, यस और नो। इसके अलावा एक नाइट्रोजन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा होगी सल्फर की, उसके बाद होगी सेलेनियम की, उसके बाद होगी किसकी, टेलुरियम की, उसके बाद होगी किसकी, आपके ऑक्सीजन की। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि 100 ग्राम, जिसके अंदर 98% बाई वेट H2SO4 है, इसको मिक्स किया जाता है 100 ग्राम 49% वेट H2SO4 के साथ। तो बताइए मोल फ्रैक्शन कितना होगा H2SO4 का सोल्यूशन में। बेसिकली ये दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहा है, एक सोल्यूशन नंबर 1, एक सोल्यूशन नंबर 2। इस सोल्यूशन का मास कितना है बच्चे, 100 ग्राम। इस सॉल्यूशन का भी मास कितना है बच्चे, 100 ग्राम। और इसके अंदर आपका H2SO4 कितना होएगा बच्चे, 98 ग्राम। इसके अंदर आपका H2SO4 कितना है, 98 ग्राम। और इसके अंदर आपका H2SO4 कितना है, 49 ग्राम। तो बताइए आपका सोलवेंट दे नहीं रखा, अगर सोलवेंट नहीं दे रखा तो अपन वाटर मान के चलेंगे। इसके अंदर अपना वाटर कितना है, 2 ग्राम, और इसके अंदर अपना वाटर कितना है, 51 ग्राम। चलिए जी। अब अपन देख सकते हैं बच्चे टोटल मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा 98 प्लस 49। और मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, H2O का मास बच्चे कितना आ जाएगा, 51 प्लस 2, यानी कि ये कितना आ गया, 53 ग्राम। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, H2SO4 का मोलर मास अपन जानते हैं कितना होता है, 98। तो 98 डिवाइड बाय 98 प्लस 49 डिवाइड बाई 98, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। 1 पे कट गया, ये कट गया किस पे, 1/2 पे। तो यानी कि आ गया 1 प्लस 1/2, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 मोल आ गए इसके। ऐसे सिमिलरली बच्चे अपन मोल्स निकाल लेंगे वाटर के, कितने आ जाएंगे, 53/18। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो लगभग किस पे कट जाएगा बच्चे, ये लगभग आपका 53 कट जाएगा, लगभग 3 पे। तो बस अब अपने को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, H2SO4 का। यदि आप मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालोगे तो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल्स, और अपन जानते हैं 15 ये क्या होता है, 45। तो यानी कि 1/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.333। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपने पास यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। एक अपने पास क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव, और एक अपने पास क्या है, क्लोरीन नेगेटिव। तो अपन जानते हैं अनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है कंपैरेटिवली। तो यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चे, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे आपके न्यूट्रल एटम्स की ज़्यादा है वो वाले ऑप्शन आपके हो सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है आपका, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। क्या आपका ये वाला ऑप्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर अनायंस की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा दे रखी है। आपका ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। और अब अपन जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। तो यानी कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और इधर F नेगेटिव की ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, तो ये वाली बात तो सही है, बट यहाँ पे Cl नेगेटिव की वैल्यू F नेगेटिव से ज़्यादा दे रखी है, नहीं F नेगेटिव की ज़्यादा होगी। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो आप जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को कह रहा है कि अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन PHC और CS
PHCOCl के साथ करवाओगे तो बच्चे अपन जानते हैं इसके अंदर तो ये वाली रिएक्शन तो फेमस है CH2, यहाँ पे क्या होता है NH2, और यदि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे मैं PH, तो बच्चा जानता है बच्चे यहाँ पे क्या हो जाता है वाटर बाहर निकल जाता है। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा PHCH2N डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरीन और यहाँ पे हो जाएगा आपका PH। उसके बाद बच्चे अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 के साथ तो अपन फिर से जानते हैं यहाँ पे अपना क्या होता है रिडक्शन होता है। तो पहला रिडक्शन तो यहाँ से होएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद रिडक्शन होएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो यानी कि अपन अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा PHCH2NH और यहाँ पे क्या हो जाएगा PH। तो ऐसा ऑप्शन अपना आता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को वो कह रहा है कि सर आप हमें बताइए कि मिक्स ऑक्साइड कौन सा होगा। तो मिक्स ऑक्साइड का मतलब है जिसके अंदर दो तरह के ऑक्साइड हों। जैसे मैं यहाँ पे Pb3O4 है ना, अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन में ये मेरा क्लास इलिस्ट्रेशंस के अंदर होता है कि Pb3O4 बच्चे किससे मिलके बना हुआ है PbO प्लस Pb2O3। तो यानी कि ये वाला ऑक्साइड अपना बच्चे कैसा है मिक्स ऑक्साइड है क्योंकि इसमें दो तरह के ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट अपने को कह रहा है बेसिक बफर। तो बेसिक बफर की परिभाषा क्या होती है वीक बेस और साथ में क्या होना चाहिए उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। तो NaOH तो अपना क्या स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। NaOH अपना क्या स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर अपने पास कोई बेस ही नहीं है, अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, जिसके अंदर NH4OH अपना क्या है बच्चे वीक बेस और ये उसका क्या है कॉन्जुगेट एसिड या उसी का ही सोल्ट। तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चे बेसिक बफर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अपने को कह रहा है कि सर बताइए अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे तो मिथेनॉल किस केस में मिलेगा। तो बच्चे अगर अपन जानते हैं ओजोनोलिसिस कैसे करवाते हैं, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो ये वाला काम आप हर एक रिएक्शन के अंदर करवा सकते हो कैसे कि बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। क्या मिथेनॉल मिल रहे हैं, नहीं, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। अभी तक किसी में भी मिथेनॉल अपने को नहीं मिला, बट जब अपन बच्चे इसमें करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसमें एक प्रोडक्ट तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। ये अपना प्रोडक्ट क्या है मिथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को ये बोल रहा है कि आपको कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। इसके अंदर ये कह रहा है कि यदि सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl अपने को दे रखा है। तो सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, इससे अपने को क्या मिलता है बच्चे NaCl मिलता है। ये अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है -411 इसकी एनर्जी। और बेसिकली लैटिस एनर्जी पूछ रहे हैं तो अपन बोर नेबर साइकिल बना सकते हैं। तो पहले सोडियम को किस में बदलना पड़ेगा, सोडियम गैस के अंदर बदलना पड़ेगा। इसकी एनर्जी इन लोगों ने दे रखी है 107 और इसको अपने को किस में बदलना पड़ेगा, क्लोरीन के गैसियस एटम में बदलना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर बच्चे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपने पास क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बट अपने पास क्या है हाफ मोल क्लोरीन का है, यानी कि अपने को इससे आधी एनर्जी चाहिए। इसका आधी एनर्जी कितनी हो जाएगी 121। तो यानी कि ये भी अपने को दे रखे 121। चलिए फिर अपन क्या करेंगे बच्चे, सोडियम गैसियस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे जो कि अपने को दे रखी है 502। तो अपने पास क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव अपने को बनाना पड़ेगा। Cl नेगेटिव बनाने के लिए अपने को आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है कितनी -355। तो ये वाली वैल्यू भी होगी -355। तो जब अपन इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा NaCl और यही एनर्जी आपकी किसके बराबर होती है लैटिस एनर्जी के बराबर। तो अगर दो पाथ से अपन किसी प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं तो दोनों पाथ की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी, यानी कि -411 मैं बराबर रख सकता हूं किसके 107 प्लस 121 प्लस 502 -355 प्लस लैटिस एनर्जी। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 502 121 107। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 और 3 10 कैरी 1
5 2 और 1 3 730, इसमें से गए आपके कितने 355। तो आपके पास बच्चे कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 10 में से 5 गए 5, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ पे बचेगा 375 प्लस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू -411। तो लैटिस एनर्जी आपका कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 786 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अपने को आप लोगों को क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो आएगा सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर आएगा आपका कौन, एल्यूमिनियम। उसके बाद बच्चे आपका कौन आएगा, उसके बाद आपका आएगा कैडमियम। उसके बाद बच्चे आपका कौन आएगा, उसके बाद आपका आएगा आयरन 2 पॉजिटिव। उसके बाद आपका कौन आएगा, उसके बाद आपका आएगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। अपन जानते हैं ऊपर वाले अपने क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाले अपने क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अपने को कह रहा है कि दो आपको ये रिएक्टेंट दे रखे है, इसकी दो इक्विवेलेंट NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो X बनता है। तो पहले X बना लेते हैं। तो क्या होएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा CH3CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। फिर से मैं इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगी NH2 नेगेटिव, और पीछे अपने पास क्या बनेगा CH3CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन ये बोलता है कि इसके साथ करवाओ। तो इसके साथ करवा देते हैं CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे CH3। ये यहाँ पे अटैक मारेगा, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। तो आपको फाइनली बच्चे क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका CH3। इसका IUPAC नेम क्या होएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्स वाला ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता। 2 नंबर पे मिथाइल, तो 2 नंबर पे मिथाइल, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और 3 नंबर पे आइन, तो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर पे आइन दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने को कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैग्नीज। तो बच्चे अगर अपन क्रोमियम और मैग्नीज को कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे अपना है क्रोमियम, यहाँ पे अपने पास है मैग्नीज। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। तो दोनों के 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो साइज़ तो लगभग दोनों का बराबर है, 4 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन देखते हैं साइज़ से, लेफ्ट टू राइट जाने पे बच्चे क्या होता है, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर साइज़ डिक्रीज़ होएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। तो यानी कि मैग्नीज का साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर, नहीं मैग्नीज की ग्रेटर होएगी। तो यानी कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अपनी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम आर लेस। तो सेकंड और थर्ड की बात करनी है, तो पहले अगर जब अपन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपने बता दिया, तो ये अपने पास यहाँ पे बचेगा क्रोमियम पॉजिटिव, और यहाँ पे अपने पास बचेगा मैग्नीज पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, 3d5, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, 4s1 3d5। तो जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, 3d में से निकलेगा। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, 4s में से निकलेगा। 3d का साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम आर लेस, नहीं क्रोमियम की तो ज़्यादा ही दे रखी है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहीं पे गलत होगी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो यानी कि आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और आपको इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे बच्चे अगर अपन देखें तो ये अपना न्यूट्रल स्पीसीज, ये अपना न्यूट्रल स्पीसीज, और क्लोरीन पे -2, तो यानी कि इस पे आएगा +2, यानी कि वो +2 किस पे आएगा, निकल पे। तो निकल +2 कहाँ कहाँ दे रखे हैं, निकल +2 आपको 3 ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं, तो यानी कि आपका 4th ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलिए जी फिर उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे इसका नाम क्या होएगा बच्चे, ट्राई एक्वा नाम होएगा। तो ट्राई एक्वा आप लोगों को कहाँ कहाँ दे रखा है, ट्राई एक्वा आपको यहाँ दे रखा है। अच्छा ए अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं तो ट्राई एक्वा आपका पहले आना चाहिए,
तो ये आपका नाम नहीं हो सकता। और ये आपका नाम हो सकता है ट्राई एक्वा, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि अपना कटायन कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है। अगर कटायन अपना पॉजिटिव है तो अपन कौन सा नाम लेते हैं, तब अपन लेटिन नाम रखते हैं। तो यानी कि निकल का क्या होएगा बच्चे, निकलेट हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि कोई ग्लूकोज है जिसकी किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई है तो प्रोडक्ट पी बनता है। तो बताइए वो रिएजेंट क्या होएगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। बच्चे अपन जानते हैं जब अपन ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। यानी कि ए का बच्चे कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ। तो ए का फोर्थ कहाँ कहाँ दे रखे, ए के ऑप्शन में दे रखे, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन हैविंग सेम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको सेम दे रखा है। अकरिंग एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है। इस वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1। इस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E2। तो यदि मैं इसको K1 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा E1, और इसको यदि मैं K2 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा E2 अपॉन RT, है ना। तो अगर बच्चे अपने इन दोनों को डिवाइड करें तो E से A कट जाएगा, तो K1/K2 किसके बराबर आ जाएगा, E2 ऊपर चला जाएगा। तो E की पावर प्लस का E2 माइनस का E1 अपॉन RT। E1 अपने को किसके बराबर दे रखा है, 5 टाइम्स ऑफ E2 दे रखा है। तो यानी कि 1 में से 5 गए तो 4 माइनस का 4 बचेगा, तो E की पावर -4E2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे, RT आ जाएगा। E1 की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो यानी कि -4E2, ऐसा आपको कुछ ऑप्शंस दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। माइनस ये नहीं दे रखा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसके अलावा ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, E1। चलिए तो अगर मैं E1 की जगह क्या रख सकता हूँ बच्चे, E2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/5 टाइम्स ऑफ E1 रख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, E की पावर -4/5 E1 अपॉन RT रख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पेज था ना, बाद में भी वैल्यू पुट करनी थी। खैर हो सकता है बहुत बच्चों को ये वाला पेज ना आया हो, तो इस कौन सा ऑप्शन बच्चे बैठेगा, ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है। कैसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डाइब्रोमो प्रोडक्ट पी, द डाइब्रोमो कंपाउंड पी। सो बेसिकली कोई कंपाउंड है पी, इन चारों में से कोई कंपाउंड होएगा जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। वैन रिएक्शन विद एक्सेस सोडा अमाइड, सोडा अमाइड किसको बोलते हैं बच्चे, NaNH2 को बोलते हैं। यदि इसके साथ रिएक्शन करवाए फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, यदि मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाऊं और इसके बाद मैं क्या डालूं, HCl डालूं, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है Q। ऑन वार्मिंग Q को यदि मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं, किसके साथ, मर्क्रिक सल्फेट HgSO4, ये, और साथ में क्या है, डाइल्यूट H2SO4। अपन जानते हैं बच्चे ये अपन किसके लिए किसके क्यों डालते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करता है। और ये अपन किसके लिए डालते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेशन का काम करते हैं। सो बेसिकली ये अपन एल्काइन के हाइड्रेशन में करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे अपना कोई एल्काइन बनना चाहिए, तो अपन इतना गैस कर पा रहे हैं। फोम प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट बनाता है जो देता है अपने को पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। तो आइडोफोम टेस्ट इसका क्या होएगा बच्चे, पॉजिटिव होएगा। और टोलांस टेस्ट इसका क्या होएगा, नेगेटिव होगा। सो इतनी बात समझ में आई, यस कि नो। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि एल्काइन अपना किस किस केस में बन सकता है। क्या इस केस में मेरा एल्काइन बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या इस केस में मेरा एल्काइन बन सकता है, अल्फा से X हटाओ बीटा से H, यहाँ से हाइड्रोजन ही नहीं है तो नहीं बन सकता। तो एल्काइन मेरा यहाँ पे बन सकता है, और कहाँ पे बन सकता है बच्चे, और एल्काइन मेरा बन सकता है यहाँ पे भी बन सकता है। तो दोनों में अपन चेक कर लेंगे बच्चे। तो अगर बच्चे मैं इस वाले के साथ इस वाले से एल्काइन बनाऊं और इस वाले से एल्काइन बनाऊं, तो इस वाले का एल्काइन क्या बनेगा, यहाँ पे होएगा अपने पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या होएगा बच्चे C, यहाँ पे होएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। और इस वाले का बनाऊं तो यहाँ पे अपने पास बेंजीन रिंग नहीं होएगी। तो अगर बेंजीन रिंग नहीं होएगी तो कुछ कंपाउंड इस तरीके का बनेगा,
और यहाँ पे अपने पास होएगा क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए जी, उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवाओ डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अगर बच्चे मैं इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ करवाऊँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाऊँ, तो अपन जानते हैं बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा OH। तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो अपने को फाइनली यहाँ पे अपने को बच्चे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। और अगर अपन यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी अपने को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे भी अपने को हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। तो या यदि आप बच्चे दोनों सभी जगह हाइड्रेशन करवा दो तो ये जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको तो अपन फिक्स कर देते हैं। और बच्चे क्या होगा, और आपका होगा यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे है ये, तो बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये इस कार्बन पे है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे जोड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे भी आ जाएगा OH। चलिए जी, तो बस उसके बाद क्या है, उसके बाद अब जो ये अपने R प्रोडक्ट बने हैं, आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास आइडोफोम टेस्ट तो ये भी दे रहा है, और आइडोफोम टेस्ट ये भी दे रहा है, और टोलांस टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। टोलांस टेस्ट अपन जानते हैं बच्चे, अल्कोहल दे देते हैं, तो यानी कि अपने ये वाला यहाँ पे टोलांस टेस्ट ये कोई भी नहीं दे पाएगा, कीटोन टोलेरेंस टेस्ट नहीं देता, एल्डिहाइड दे देता है, अल्कोहल दे देता है। तो यानी कि अपना ये वाला प्रोडक्ट होएगा और ये वाला प्रोडक्ट अपना नहीं होएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट के अंदर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, और आपको बताना है कि उसके ऊपर लोन पेयर कितने होंगे उस सेंट्रल एटम पे जिसका डाइपोल मूवमेंट कम से कम है। तो पहले तो सबका डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, HSH, HOH, उसके बाद NH3, उसके बाद NF3, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो बच्चे अगर अपन इसका डाइपोल मूवमेंट निकालें तो इसका डाइपोल मूवमेंट अपन जानते हैं बच्चे, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। सिमिलरली इसका इधर 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 इधर, तो यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट ऐड ही हो रहे हैं, तो इनका कम तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन जानते हैं NH3 का ज़्यादा होएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इन दोनों में अपन देखें तो बच्चे कार्बन पे आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, सिमिलरली इसका इधर। चलो मान लिया इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे तो फिर भी ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे केवल एक यही कंपाउंड है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहे हैं। तो सबसे कम किसका है बच्चे, NF3 का, और इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 1, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि BCl3 इज कोवलेंट इन नेचर, बिल्कुल सही बात, BCl3 अपना कोवलेंट इन नेचर होता है। उसके बाद कह रहा है कि BCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म BOH होल 4 नेगेटिव, और साथ में BH2, नहीं ये वाली बात थोड़ी सी गलत होगी बच्चे। जब अपन BCl3 की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो पहले तो अपने को मिलता है BOH, OH और साथ में OH। इसकी जब अपन रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये भी अभी हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ पे अटैक मारेगा, तो अपने को क्या मिलता है BOH4, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और साथ में क्या होता है बच्चे, H+ आयन रिलीज होता है। तो BOH4 नेगेटिव तो मिलता है पर BH2 पॉजिटिव नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x किलो जूल। मैं पिछले सारे पेपर्स के अंदर आपको करवा के आया हूँ ऐसे क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला है कि आपको एनर्जीज की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो इसको बोलते हैं लाइमन वाली, इसको बोलते हैं बामल वाली, बाल्मर वाली, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और ये हो जाएगी आपकी सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की वैल्यू दे रखी है x, तो बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी बच्चे एनर्जी क्या आएगी, इसकी एनर्जी आएगी, ये अपने को, इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी होती है -3.4, इसकी एनर्जी होती है -1.51,
इसकी एनर्जी होती है -0.85। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, x की वैल्यू आएगी -1.51 -3.4। तो यानी कि 3.40 में से गए 1.51, तो 10 में से 1 गए 9 आ गया, 13 में से 5 गए 8 आ गया, 2 में से 1 गए 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1.89 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होएगी, इसकी वैल्यू के लिए 3.40 में से माइनस कर दो 0.85, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे बच गया 2.55। तो यानी कि तो और अपने को यही वाली वैल्यू निकालनी है, तो a किसके बराबर है बच्चे 2.55, x के टर्म्स में निकालनी है, और x किसके बराबर है बच्चे 1.89। तो अगर अपन इन दोनों को डिवाइड करें तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे 2.55 डिवाइड बाई 1.89 मल्टीप्लाई बाई x। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 1.35 इंटू एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए 36 ग्राम ऑफ ए, यानी कि ए रिएक्ट विद 54 ग्राम ऑफ बी, बी के साथ रिएक्ट करता है, बी के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है AB2। चलिए जी, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे 2 भी लेने पड़ेंगे। इसका मास अपने को दे रखा है 36 और इसका मास अपने को दे रखा है 54। ए का मोलर मास अपने को दे रखा है कितना 60, तो इसके आ जाएंगे इतने मोल, और बी का मोलर मास अपने को दे रखा है 80, तो इसके आ जाएंगे इतने मोल। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए बच्चा जानते हैं क्या बच्चे, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, तो 36/60 स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इसका क्या है 1, तो 1, और इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 54/80, और इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 2। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बच्चे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको मैं यहाँ से 18 कॉमन ले लूँ, 18 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 2/60, और यदि मैं यहाँ से भी 18 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या बचेगा 3/160। तो दोनों में से छोटी वैल्यू ऑब्वियसली ये वाली आनी चाहिए, यस और नो, ये वाली वैल्यू तो कंपैरेटिवली बड़ी होएगी। तो अपन जानते हैं बच्चे, अपन क्या जानते हैं कि जो वैल्यू छोटी होती है वही अपना क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे बी अपना हो जाएगा लाला राम लिमिटिंग रिएजेंट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो अगर आपको इसका IUPAC नेम रखना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी सबसे पहले सर हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग कर देंगे। ये अपना क्या है बच्चे ईस्टर, तो इस वाले कार्बन का हो जाएगा नंबर 1, इस वाले का हो जाएगा 2, इस वाले का 3, 4, 5, 6, और इस वाले का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। तो यानी कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है 7, तो हेप्टेनो 8, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, हेप्टेनो 8 और हेप्टेनो 8। 2 नंबर पे ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, तो वेरी गुड 2 ब्रोमो एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ये वाला अपना हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल। अच्छा एक बात और बच्चे, सबसे पहले नाम किसका रखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ पार्ट जुड़ा होता है, तो सबसे पहले नाम इसका रखेंगे प्रोपाइल। तो जिसमें सबसे पहले प्रोपाइल है सबसे पहले तो उस ऑप्शन को सही करो, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन वैसे गलत, तो 2 प्रोपाइल, फिर उसके बाद 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 5 मिथाइल, नॉट 6 मिथाइल, तो ए ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे अपने को कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि वॉल्यूम रेशियो ऑफ डेसीमोलर NH4OH, वेरी गुड, अपने को आप लोगों को दे रखा है NH4OH डेसीमोलर, यानी कि 0.1 दे रखी है इसकी मोलैरिटी। रिएक्ट विद डेसीमोलर HCl है, ये भी अपने को दे रखा है 0.1 मोलर। टू फॉर्म अ सोल्यूशन हैविंग pH, अच्छा ये अपना बच्चे बनेगा तो कैसा सोल्यूशन बनेगा, ये आपको NH4OH दे रखा है, बेसिक बफर बनेगा, तो अपने को pH नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए बच्चे POH चाहिए। POH किसके बराबर हो जाएगा 14.00, इसमें से गए 9.26, तो आपके पास बचेगा 4.74। तो इस रिएक्शन की POH कितनी है 4.74। खैर बहरहाल अगर बच्चे ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NH4Cl और साथ में बनेगा H2O, है ना। इसकी वॉल्यूम अपने को दे रखी है X, इसकी मोलैरिटी दे रखी थी ये, वॉल्यूम इसकी दे रखी है X और इसकी वॉल्यूम दे रखी है 1, ठीक है भी। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1x और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1। शुरू में इनके मोल्स तो होंगे नहीं, तो चूंकि मैं मान लेता हूँ कि अपना बेसिक बफर बनेगा तो अपने पास HCl खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर HCl खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1x माइनस 0.1, इसके बचेंगे पीछे 0 मोल,
इसके कितने बन जाएंगे 0.1 और इसके भी कितने बन जाएंगे 0.1। तो अपन जानते हैं अपना फाइनल सोल्यूशन में क्या बचा, फाइनल सोल्यूशन में अपने पास बचा NH4OH और HCl, और ये मेरा क्या है, ये तो मेरा बफर है। ये मेरा बच्चे क्या है, ये है मेरा बफर। तो अगर एक बार आपको बफर मिल गया तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हो। कैसे, बफर में pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, POH निकालने का फॉर्मूला होता है PKB प्लस लोग कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ HCl जो कि आ गई 0.1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ बेस जो कि है 0.1x माइनस 0.1। चलिए जी, अब अपने पास POH अपने पास कितना आया था 4.74, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो कितनी 4.74, और PKB अब आप लोगों को कितना दे रखा है 4.74। वेरी गुड, कैलकुलेशन ही बहुत आसान होगी ये तो, ये भी दे रखा है 4.74 प्लस लोग 0.1 डिवाइड बाई 0.1x माइनस 0.1, तो ये कट जाएगा। अब लोग की वैल्यू 0 कब होती है, लोग 1 पे, तो यानी कि 0.1 अपॉन 0.1x माइनस 0.1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 0.1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1x माइनस 0.1, तो 0.1x किसके बराबर हो जाएगा 0.2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी कि आपकी x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है 2 है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5.8 ग्राम एनिलीन, यानी कि आपको इसका मास दे रखा है कितना 5.8 ग्राम दे रखा है। तो आपको बताना है कि अगर रिएक्शन की ईल्ड 82% है, इस रिएक्शन की ईल्ड कितनी है 82%, तो बताना है कि इसका मास कितना बनेगा। अब आपको बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो ये वाली रिएक्शन अभी अपन पीछे करके आए हैं ना, तो अपने पास बच्चे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा PH, और यहाँ पे बनेगा N, और यहाँ पे बनेगा C, इसके साथ जुड़ेगा क्लोरीन, और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा PH। चलिए जी, तो आपको इसका मास बताना है, तो बहुत ही आसान है। पहले अपन बच्चे क्या करेंगे, पहले अपन इसके निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, PH क्या होता है बच्चे C6H5 और साथ में जुड़ा हुआ है NH2, तो इसका मास तो कितना हो जाएगा 12 × 72 और 5 77 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 2 16, तो ये कितना आ जाएगा 7 6 13 कैरी 1 93। तो इसका मास बच्चे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मास आपको दे रखा है 5.8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने 5.8 ग्राम अपॉन 93। अपन जानते हैं इसके एक मोल से इसका एक मोल मिलेगा, बट अगर रिएक्शन 82% कंप्लीट हो रही है तो इसके एक मोल से इसके कितने मोल्स मिलेंगे 0.82 मोल्स मिलेंगे ना। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल PHNH2 अपने को बच्चे क्या देता है 0.82 मोल्स देता है प्रोडक्ट के। तो अगर इसके 5.8 डिवाइड बाई 93 मोल्स हैं तो अपने को इसके कितने मिलेंगे 0.82 मल्टीप्लाई बाई 5.8 डिवाइड बाई 93, तो अपने पास इसके मोल्स आ गए प्रोडक्ट के कितने 0.82 मल्टीप्लाई बाई 58 डिवाइड बाई 93। अगर अपन इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। हाँ जी ओके, तो पीएच का मास कितना होता है 77, अभी आप निकाल के आए हो। इस पीएच का मास भी कितना हो जाएगा 77, अभी आप निकाल के आए हो। कार्बन का मास कितना है 14, नाइट्रोजन का मास 14 और कार्बन का मास 12, और क्लोरीन का मास कितना 35.5। तो सबको ऐड कर देंगे तो यानी कि 77 और ये कितना हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 35.5, तो यानी कि 0.5, 7 7 14 और 6 20 और 5 25 कैरी 2, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, यानी कि 215.5। तो मास इसका कितना आ जाएगा बच्चे, मास इसका आ जाएगा 0.82 मल्टीप्लाई 58 डिवाइड बाई 93 मल्टीप्लाई 215.5, 215.5। चलिए कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, ये 1000 अपने बड़े काम आ सकता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे 215 ये और गुना 58 गुना 82, तो पहले 82 से मल्टीप्लाई करना मुझे थोड़ा आसान लग रहा है तो इससे कर देता हूँ। तो 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 4, 8 5 40 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44 कैरी 4, 8 1 8 4 12 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17, तो ये कितना आ गया 0 1
और ये कितना आ गया 7671, और डिवाइड बाई कितना है बच्चे, डिवाइड बाई है 1000, तो 1 से 1 कट गया। तो फाइनली अपने पास क्या बचा बच्चे, यहाँ पे अपने पास बचा 17671, और 82 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 58, डिवाइड बाई क्या है बच्चे 93 इंटू 100, है ना। ओके, और अपन इसमें अपन कुछ कर सकते हैं अभी। 9 3 12 ये जा रहा है, 7 7 14 और 7 21 और 1 22। नहीं, अगर बच्चे मैं इसको थोड़ा सा जीरो मान लूँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे तो फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, तो इससे ये कट गया। इसको जीरो मानने से दो फायदे हैं, एक तो ये जीरो से जीरो कट गया, और एक 3 पे भी चला जाएगा। 3 पे जाएगा ये आ जाएगा 31, 3 पे जाएगा ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 2 6 3 8 जा 24, 2 7 3 9 जा 27। तो आपके पास बचेगा 589, और मल्टीप्लाई 58 डिवाइड बाई 10। ओके बस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो 589 और इसको कर देंगे 58 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 जा 70, 2 का 2 7 कैरी, 8 8 जा 64 और 7 71, 7 कैरी, 8 5 जा 40 और 7 47, मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 4 कैरी, 8 5 जा 44, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, तो 2 6 7 3 10 और 11 कैरी 1, 9 10 4 14 कैरी 1, 3 4 1 6 2, तो इसको 3 4 1 6 2 इसको करने 310 से, तो एक पे गया कितना आ जाएगा 310, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे बचा 3 और 316, फिर से चला जाएगा 1 पे, तो आ जाएगा कितना 310, उसके बाद आ जाएगा 62, और यहाँ पे ले लेंगे तो पॉइंट, फिर एक लेंगे 0, है ना। तो ये चला गया 11.2 पे, पूरा पूरा आ गया भाई, तो 11.2 ग्राम आ जाएगा, 11.2 ग्राम नियरली इक्वल टू किसकी हो जाएगा 11 ग्राम, है ना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी। सो अगर किसी की कैलकुलेशन फास्ट है, अगर कोई मेरे से भी अच्छा है, तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, बच्चे तेज होते हैं तो आप कर सकते हो। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से कर लेता हूँ, बट मैं बाकी चीज़ों में मैनेजेबल हूँ, तो मेरा काम चल जाता है, ठीक है भाई। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस होती है। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि फैक्टर ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना इसके अंदर, कोरस्पॉन्ड टू फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन ई ए। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर लोअर ई ए फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री हो जाते हैं, तो ए और सी, है ना। तो एक ऑप्शन ही ऐसा ही है जिसके अंदर ए और सी, जब सारा कुछ पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि कंसीडर एक रिएक्शन है ये और दूसरी रिएक्शन है ये, आर टू रिएक्शंस, ये दो रिएक्शन है। इफ़ रेट कांस्टेंट K1 ऑफ दी ए और बी, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 कैन बी एक्सप्रेस, तो आपको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कितनी होएगी, जो कि इसकी है EA2। EA2 किसके बराबर है भाई 1/5 ऑफ EA1 है। तो पहले अपन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, और फिर अपन उसको 5 से डिवाइड करके इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल देंगे, तो वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अपन जानते हैं बच्चे K किसके बराबर होता है, A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, और ये किसके बराबर होता है बच्चे, log K बेस 10 रखोगे तो यहाँ पे log A और माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू टी, और ये अपने को 1/T की जगह यहाँ पे EA अपॉन 2.303 R की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि EA1 अपॉन 2.303 R, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर 4, कंपेयर करने के लिए ना। चलिए जी, सो अब बस EA1 निकल जाएगा यहाँ से। EA1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे 1.5 इंटू 2.303 R इंटू यहाँ पे क्या है 10,000, तो 1 0 से तो 1 0 कट गया। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये आपको किलो जूल के अंदर दे रखा है, तो यानी कि इस 1000 का भी मैं काम कर सकता हूँ किलो जूल के लिए ना। तो हो जाएगा 15 गुना 2.303, तो आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 8.314 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 100/12, तो ये हो जाएगा 100/12। तो ये हो गया आपका EA2 और सॉरी EA1, और EA2 किसके बराबर है बच्चे 1/5 टाइम्स ऑफ EA1 के बराबर है। तो यहाँ से 1/5 EA1 की वैल्यू रख दो 15 गुना 2.303
गुना 100/12, तो ये किस पे कट गया, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और ये कट गया 25 पे। तो चलिए जी इसको सोल्व कर दो। ये 25 दिए 75 और ये 7 कैरी, 25 0 25 और 7 आ जाएगा। 25 दिए 75 फिर से और 7 कैरी, 25 2 50 और 7 57, तो 57.575, तो नियर इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चे, 58 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखे हैं, प्लेटिनम, ऑक्सीजन गैसियस 1 बार, HCl एक्वस, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं सोल्ट ब्रिज M2 पॉजिटिव, और यहाँ पे दे रखे हैं M। द pH अबव विच ऑक्सीजन गैस वुड स्टार्ट टू इवोल्व। किस pH के ऊपर ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। आपको पहले ई सेल निकाल लेते हैं ना। तो ई सेल किसके बराबर होता है बच्चे, ई सेल हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N और यहाँ पे लॉग Q। चलिए तो अगर आप चाहते हो कि आपकी pH निकले एनोड पे, सॉरी ऑक्सीजन गैस निकले एनोड पे, तो अगर ऑक्सीजन गैस निकले एनोड पे तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी बच्चे आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए यानी कि ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए इस रिएक्शन पहले तो अपन देखें O2 से क्या बनाना है अपने को, HCl बनाना है। तो अपन जानते हैं 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपने को मिलके बच्चे क्या देता है, ये अपने को देता है ट्वाइस ऑफ H2O देता है। पर अपने को बच्चे क्या चाहिए, अपने को बच्चे क्या चाहिए, अपन चाहते हैं कि ये वाली रिएक्शन मेरी एनोड पे निकले, है ना, ऑक्सीजन गैस मेरी एनोड पे निकले। तो यानी कि ट्वाइस ऑफ H2O शुड गिव्स आउट 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भी, तो इसका अपने पास क्या होए बच्चे, इस तरीके से ये रिएक्शन होए। और M2 पॉजिटिव शुड गिव्स आउट M, और M2 पॉजिटिव M मेटल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले और क्या बना ले बच्चे, M बना ले। इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपनी क्या बन जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो भी बनेगी उससे अपने को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो चलिए जी, सो बस अब इससे आप क्या क्या चीज़ें सीखे, आप सीखे कि M2 पॉजिटिव से M बनाने के लिए आपको ई नोट सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, कितनी 0.994 दे रखी है। और O2 से H2O बनाने के लिए आपको दे रखा है 1.23। तो H2O से O2 बनाने के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू बच्चे, -1.23 हो जाएगी। तो यानी कि आपका ई नोट सेल इस रिएक्शन का क्या आएगा, माइनस का 1.23 और डिवाइड बाई 0.994। तो बस इसको माइनस करो तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, 10 में से यहाँ पे माइनस का ओवरऑल आंसर माइनस का आएगा ना। 10 में से 4 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 11 में से 9 गए 2, तो 0.236 वो भी किसका बच्चे, वो भी आएगा माइनस का। चलिए जी ई नोट सेल भी आ गया। बस उसके बाद तो काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे, तो ये आ गया माइनस का 0.236 माइनस 0.06, एन की वैल्यू बच्चे अपने को कितनी आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, 4 लोग। और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा बच्चे, ये प्रोडक्ट वाली तरफ है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 4 जो कि आगे चली जाएगी। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ये शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए जी, तो ये इधर चला जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, और माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, PH लिख सकते हो। तो PH और ये 4 से 4 कट गया इंटू 0.06 शुड बी ग्रेटर देन 2.36। तो PH शुड बी ग्रेटर देन 2.36 अपॉन 0.06। तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, तो ये अपना कट जाएगा किस पे बच्चे, 2.3, सॉरी ये एक मैं गलती कर रहा था, 0.236, तो 0.236, तो ये 0 से 0 काटने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये 6 4 जा 24 नियरली इक्वल टू 4 पे कट गया। तो PH शुड बी ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। चलिए जी,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।